आपका इंटरनेट बहुत स्लो है, और अभी बहुत डिस्टॉर्शन है। प्लीज अगर आप थोड़ा सा जगह चेंज करें। असल में मैंने मोबाइल डेटा कनेक्ट किया है तो इसलिए क्योंकि क्या होता है। किसी को समझ आ रही है? मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं आ रही, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है। हम्म। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी आवाज आ रही है?
वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब, अब ठीक है आवाज। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग का मैं बता रहा था। डॉक्टर ने बताया कि मेमोग्राफी देखिए, एज को देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर एज लेस देन 30 हो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। अगर एज मोर देन 30 हो हम मेमोग्राम करेंगे। फिर अगर केस में आपको दे दे कि पेशेंट प्रेजेंटेड प्रेग्नेंट पेशेंट, ठीक है, अगर फीमेल है, प्रेग्नेंट है, एज मोर देन 30 है, उस कंडीशन में भी फिर हम मेमोग्राम नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। और अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम हम कब करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्टली पेशेंट आए और उसकी हमने मेमोग्राम या अल्ट्रासाउंड प्रिस्क्राइब के वो कर दे। यानी जब मास के साथ आती है एक फीमेल, उसको ब्रेस्ट में कोई मास फील होती है, तो उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि उसकी एज कितनी है। अगर एज लेस देन 30 हो हम अल्ट्रासाउंड पे जाएंगे, अगर एज मोर देन 30 हो तो मेमोग्राम पे जाएंगे। अगर प्रेग्नेंट हो, एज मोर देन 30 हो, फिर भी हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। एक बात। दूसरी बात है कि बार का स्क्रीनिंग कब करेंगे? एक फीमेल है, उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, ठीक है, और वो आई आपके पास अपनी ब्रेस्ट एवेल्युएशन के लिए, उसको कोई मास फील नहीं हो रहा, उसकी कोई कंप्लेन नहीं मास की, लेकिन जस्ट ब्रेस्ट एवेल्युएशन करना चाहती है। फिर उस कंडीशन में हम मेमोग्राम करेंगे, ठीक है। फिर उस कंडीशन में हम मेमोग्राम करेंगे, सॉरी, बार का स्क्रीनिंग करेंगे। अगर एक पेशेंट आ रही है ठीक है, एक फीमेल है, जिसके उसको जिसके फीमेल, सॉरी, जी जी अगर जी एक जी बोलो। पेशेंट आ रही है जिसकी फैमिली हिस्ट्री में हाँ, जीन में है, तो देन वी विल गो फॉर बरका, ये बरका 1 एंड 2। देखिए, अगर एक फीमेल आती है मास के साथ, ठीक है, उसको कुछ फील हो रहा है ब्रेस्ट में, तो हम एज को देखते हैं। अगर एज लेस देन 30 है, उसको टाइम पे अटेंड नहीं करते, डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग, इस तरह तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर एज लेस देन 30 हो तो अल्ट्रासाउंड, अगर मोर देन 30 हो मेमोग्राम, अगर एज मोर देन 30 हो प्लस प्रेग्नेंट हो तो अल्ट्रासाउंड। अगर कोई मास ना हो, जस्ट एवेलुएशन के लिए आई हो और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, तो बार का स्क्रीनिंग करेंगे। और आफ्टर 50 ईयर हर 2 साल बाद मेमोग्राम रिपीट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन है बायरेट के बारे में, बायरेट क्या है? ब्रेस्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टेबल दिया हुई है, इसमें 6 कैटेगरी होते हैं, ठीक है। अगर जीरो स्कोर में जस्ट एडिशनल इमेजिंग हम करते हैं, कोई इसमें कोई मास या कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं होती, ठीक है। और 1 स्कोर अगर दिया हूँ आपको केस में, वो नेगेटिव होती है, और रूटीन स्क्रीनिंग करेंगे। रूटीन स्क्रीनिंग को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी एज पे कौन सी स्क्रीनिंग करेंगे। और रूटीन स्क्रीनिंग में आफ्टर 50 ईयर्स हर 2 साल बाद मेमोग्राम रिपीट करनी चाहिए। और सर्वाइकल कैंसर में हमने पढ़ा था कि आफ्टर 21 एज फीमेल को सर्वाइकल कैंसर की हर 3 साल बाद स्क्रीनिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेमोग्राम हमने आफ्टर 50 हर 2 साल बाद रिपीट करनी है। इसी तरह कोलोनोस्कोपी को भी हर 2 साल बाद आफ्टर 50 ईयर्स अप टू 74 ईयर्स रिपीट करनी चाहिए। अच्छा, अगर 2 आया स्कोर, 2 का मतलब है कि बिनाइन है, तो वही रूटीन स्क्रीनिंग करेंगे। क्वेश्चन जो आता है डीएचए में, वो आता है बायरेट स्कोर 3 के बारे में। ठीक है, बायरेट स्कोर 3 में क्या होती है? प्रोबेबिलिटी बिनाइन होती है। और हम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में स्क्रीनिंग या फॉलो अप करेंगे, ठीक है, यानी 6 मंथ में।
ठीक है। और अगर बायरोड स्कोर 4 दिया तो ये सस्पिशियस हो सकती है, तो इस बायरोड स्कोर 4 में हम बायोप्सी करेंगे। टिश्यू डायग्नोसिस का मतलब कि हम बायोप्सी लेंगे। और बायरेट स्कोर 5, ये देखिए यहाँ पे 5 है, 5 हाईली मिलिग्नेंट, हाईली सस्पिशियस है मिलिग्नेंसी का, इसमें भी हम टिश्यू बायोप्सी लेंगे। और अगर 6 दिया हो, 6 में हम सर्जिकल एक्सेजन करेंगे, क्योंकि 6 का मतलब है कि बायोप्सी प्रूवन मिलिग्नेंसी है। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 या 4 पे आते हैं, ठीक है। 3 में शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हम रिपीट करेंगे दिया हो, तो 4 और 5 में टिश्यू बायोप्सी करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन हियर, फीमेल विद अपर लोअर क्वाड्रेंट लंप increasing with time, size 15 by 15, ultrasound shows solid mass with multiple cystic species with posterior costic enhancement मैनेजमेंट। देखिए हमारे साथ क्या है, फेलोइड ट्यूमर। फेलोइड ट्यूमर, अगर आपको ब्रेस्ट एनाटॉमी का पता हो, सबसे पहले ये पता हो कि मिल्क प्रोडक्शन काफी होती है, छोटे छोटे लिब्यूल्स होते हैं, ठीक है। वो लिब्यूल्स आगे जाके उस बनते हैं लेक्टिफेरस डक्ट में, ड्रेन करते हैं, ठीक है। अब ये जो लेक्टिफेरस डक्ट है वो आगे जाके निप्पल में ड्रेन होते हैं, ठीक है। तो ये जो लेक्टिफेरस डक्ट और लिब्यूल के दरमियान जो खाली स्पेस होते हैं दूसरी सेल्स में, जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, यहाँ पे ये जो स्पेस है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, इस यहाँ पे फिलेट का भी होती है, जो लिब्यूल और लेक्टोपेरस डक्ट या जस्ट आप याद रखिए कि अराउंड द डक्ट जब ट्यूमर एराइज हो जाए उसको हम फिलेट ट्यूमर बोलते हैं। फिलेट ट्यूमर मेलिग्नेंट भी हो सकती है और बिनाइन भी हो सकती है। और फिलोइड ट्यूमर का केस आपको देंगे तो आपको केस में ये देगी इंक्रीज साइज विथ शॉर्ट इंटरवल या रैपिडली इंक्रीजिंग, मास इंक्रीजिंग रैपिडली। और फीचर्स क्या है, पेनलेस होगी, स्मूथ होगी, जस्ट लाइक फाइब्रोएडिनोमा, पेनलेस होगी, स्मूथ होगी, और मल्टीन्यूक्लियर लंप आपको मिलती है। लेकिन केस में फिलोइड ट्यूमर के केस में ये वर्ड दिया हुआ कि रैपिडली इंक्रीजिंग इन साइज। अगर मेलिग्नेंट हो तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें मेस्टिक्टोमी प्लस केमोथेरेपी स्टेजिंग वगैरह वो करेंगे। अगर बिनाइन दिया हो, जस्ट वाइड लोकल एक्ससिजन या सिंपल मस्टिक्टोमी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है ये हमारे साथ क्या है, बिनाइन फिलोइड ट्यूमर है, तो हम जस्ट सिंपल मस्टिक्टोमी या वाइड लोकल एक्ससिजन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, फीमेल इन हर 47 सिंगल पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर underwent routine mammography which showed bilateral increased density and glandular pattern. Core needle biopsy showed atypical ductal hyperplasia. What's the appropriate management? देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि एक तो लिब्यूल होते हैं जहाँ पे मिल्क की प्रोडक्शन होती है, सिंथेसिस होती है, ठीक है। लिब्यूल और लिब्यूल आगे ट्रेन होते हैं लेक्टिफेरस डक्ट में, ठीक है। अगर जो कैंसर है वो लिब्यूल के अंदर हो, जो अंदर एपिथेलियल सेल है उसके अंदर हो, उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा इन साइटू, ठीक है। अगर लिब्यूल से बाहर आ गया, ये जो मेलिग्नेंसी है ये बाहर हो, ठीक है, लिब्यूल से बाहर आ जाए उसको हम बोलते हैं लिब्यूलर इन्वेसिव कार्सिनोमा, ठीक है। इसी तरह अगर डक्ट के अंदर हो उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा इन डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू। अगर डक्ट से बाहर आ जाए, ठीक है, इर्द गिर्द एरिया इन्वॉल्व हो जाए उसको हम बोलते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। ये दो तीन चीजें याद रखिए। अगर कनेक्टिव टिश्यूज में हो, जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा फिलोइड ट्यूमर का, तो वो कनेक्टिव टिश्यू यानी ना ही डक्ट में मिलेगी आपको और ना ही लिब्यूल में, उसको हम फिलोइड ट्यूमर बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या है, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव दे, डक्टल हाइपरप्लेजिया में अगर आपको फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव दे तो हम क्या करेंगे, सिंपल मैस्टिक्टोमी करेंगे। अगर फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव दे तो उस कंडीशन में हम ऑब्जर्वेशन या वाइड लोकल एक्सिजन, ये वायर लोकल नहीं है, ये वायर सर्जिकल एक्सिजन नहीं है, हम क्या करेंगे वाइड लोकल एक्सिजन, ठीक है। यानी उसकी इर्द गिर्द जो एरिया इन्वॉल्व
अगर इन्वॉल्व ना भी हो तो हम वो एरिया एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है इंट्राडक्टल हाइपरप्लेजिया इन पेशेंट्स विद ब्रेस्ट कैंसर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, सिंपल मस्टेक्टोमी या वाइड लोकल एक्सिजन, फिर वही बात है। नेक्स्ट है अपर लोअर क्वाड्रेंट लंप इंक्रीजिंग विद टाइम। देखिए इंक्रीजिंग विद टाइम मैंने ऊपर की बताया कि पिलोइड ट्यूमर के केस में आपको देगा कि इंक्रीजिंग विद टाइम या रेपिडली इंक्रीजिंग, और साइज यहाँ पे दिया है 15 by 15, ये हमारे साथ पिलोइड ट्यूमर है। Patient after modified physical mastectomy complaining of loss of sensation inner side of right arm injury to which nerve is suspected। कौन सा नर्व की इंजरी हो सकती है? इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। लॉन्ग थोरेसिक का अगर क्वेश्चन आता है उसमें आपको दिया होगा स्किपुला वेंगिंग ऑफ स्किपुला, ठीक है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व में वेंगिंग ऑफ स्किपुला आपको दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, लिक्टेटिंग केम विद मास्टाइटिस विद एब्सिस 5 सेंटीमीटर। मैंने कल शायद परसों बताया था कि एब्सिस की हम किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं। अगर एब्सिस का केस, सबसे पहले याद रखना चाहिए कि एब्सिस के केस में आपको देंगे फीवर विद चिल्स एंड राइगर, ऑफ एंड ऑन, फीवर विद स्पाइक्स, फ्लक्चुएंट मास, ये सारी एब्सिस की फीचर है। अगर एब्सिस की साइज लेस देन 5 सेंटीमीटर हो, जस्ट हम नीडल एस्पिरेशन करेंगे प्लस एंटीबायोटिक यूज करेंगे। अगर साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर हो, फिर क्या करेंगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज विद एंटीबायोटिक, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, एक्यूट मास्टाइटिस ऑर्गेनिज्म। मोस्ट कॉमन काज क्या है मास्टाइटिस की? स्ट्रेप ऑरियस। मास्टाइटिस का आपको केस देंगे कि एक फीमेल है, ब्रेस्ट मास से, टेंडरनेस है, रेडनेस है, फीवर है, टेम्परेचर है, तो ये सारी चीजें मास्टाइटिस की है, ठीक है। तो मास्टाइटिस में हम क्या देंगे, जस्ट एंटीबायोटिक। अगर एब्सिस की फीचर दे रहे तो फिर हम इंसिजन, ड्रेनेज, नीडल एस्पिरेशन, इन चीजों की तरफ जाएंगे प्लस एंटीबायोटिक। नीचे पे रोई है लेक्टेशनल मास्टाइटिस केस ऑक्सीसिलिन विद कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा, मास्टाइटिस में ना सेम ब्रेस्ट से, फॉर एग्जांपल एक ब्रेस्ट को इन्फेक्शन हुआ है, सेम ब्रेस्ट से फीडिंग करा सकती है, लेकिन अगर पेनफुल हो तो दूसरी ब्रेस्ट से फीमेल करा ब्रेस्ट करा सॉरी फीडिंग करा ले, ठीक है। अगर एक फीमेल है उसको ब्रेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, मास्टाइटिस हुई है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। Lady 20-year-old with left breast redness around areola, mass in the right outer quadrant, tender in red, there is lymph node enlargement, temperature high। देखिए टेम्परेचर हाई आ गया, ये नहीं किया है ये इन्फेक्शन है या एब्सेस है, ठीक है। टेंडरनेस है और एरियोला पे क्या है, रेडनेस है। एब्सेस में हम क्या करेंगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज प्लस एंटीबायोटिक। नीचे क्वेश्चन फिर एब्सेस का है, इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे। नीचे फिर बायरेट का है, बायरेट स्कोर 3 हो तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट इंटरवल, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल में हम क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे, यानी 6 मंथ में। देखिए ये शॉर्ट ड्यूरेशन फॉलो अप यहाँ पे देखिए, अगर बायरेट स्कोर 3 दे दे जो कि प्रोबेबली बेनाइन होती है, हम क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे इन 6 मंथ। नीचे फिर उसी का है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायरेट 3 इंडिकेट द नीड फॉर 6 मंथ फॉलो अप मेमोग्राम। बायरेट 4 हो तो हम बायोप्सी लेंगे क्योंकि वो सस्पिशियस होता है। नीचे फिर वही क्वेश्चन है, 4 हो तो हम बायोप्सी लेंगे। 25-year-old फीमेल विद ब्रेस्ट मास 2/2 डिस्क्राइब इज ओवल शेप पेनफुल। देखिए एक हमारे साथ है फाइब्रोएडिनोमा, एक है सिस्ट, ठीक है। हम इन दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सिस्ट का केस अगर आपको देंगे वो भी आपको सेम इस तरह देंगे कि ब्रेस्ट मास से राउंड या ओवल शेप है, लेकिन ये पेनफुल होगा। तो ब्रेस्ट सिस्ट होती है वो पेनफुल होगी, फाइब्रोएडिनोमा पेनलेस होगी, ठीक है। और फाइब्रोएडिनोमा मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ तो उसकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगी। 2 बातें हो गई। तीसरी बात है कि वो क्या होगा, स्मूथ होगा, फर्म होगा, मोबाइल होगा।
और ये स्मूथ फॉर्म मोबाइल नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। और डक्ट इक्टीजिया क्या है? डक्ट इक्टीजिया जब मैंने आपको बताया ना कि जो लिक्टिफेरस डक्ट है वो कहाँ पे ड्रेन करते हैं? निपल में। निपल से निपल से पहले जो लिक्टिफेरस डक्ट होते हैं, अगर वहां पे कोई इन्फेक्शन हो जाए, वहां पे कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, एज अ रिजल्ट निपल को इन्वर्ट करे, इन्वर्स मतलब पीछे की तरफ वो पुश करे, तो उसको हम डक्ट एक्टीजिया बोलते हैं। और डक्ट एक्टीजिया में आपके साथ ग्रीनिश डिस्चार्ज होगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है पेनफुल मास अंडर निपल, ठीक है, निपल इन्वर्जन और ग्रीनिश डिस्चार्ज। नाम से ही पता चलता है कि डक्ट एक्टेजिया, डक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। और अगर आप वो केस में रेड डिस्चार्ज दे दें, वो हमारे साथ मेलिग्नेंसी शो करती है। अगर ग्रीन डिस्चार्ज दे दें, ये इन्फेक्शन या डक्ट एक्टेजिया का केस होगा। Young female complaining of breast tenderness associated with menses. Ultrasound done left breast showing 3 cysts, right breast 2 oval masses, diagnosis fibrocystic changes. ये हमने गायने में भी पढ़ा था कि फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस कब होती है? जब ब्रेस्ट टेंडरनेस होगी विद मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो डेज होती है वो नजदीक आती है, तो ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है, तो जो ब्रेस्ट टेंडरनेस है वो खत्म हो जाती है। इधर इधर क्या होगी? आप ये क्या है? फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस है। हम इसमें मैनेजमेंट कैसे करेंगे? जस्ट रीअश्योर करेंगे, खुद ब खुद ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व होती है। Young patient with breast lump on examination, oval with smooth surface 2/2 diagnosis fibroadenoma। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फाइब्रोएडिनोमा और cyst में हम किसे डिफरेंशिएट करेंगे। फाइब्रोएडिनोमा में आपको पेनलेस, मोबाइल और फर्म या स्मूथ मास मिलेगी। नेक्स्ट वही है 20-year-old female presenting with recent mass in right breast which is mobile। 50-year-old woman, no family history of breast carcinoma, mammogram normal, when to do next mammogram। नेक्स्ट मेमोग्राम कब करेंगे? मैंने ऑलरेडी बताया कि आफ्टर 50 हर 2 साल बाद मेमोग्राम की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। 40-year-old patient with history of bloody discharge from breast, physical examination normal, initial investigation। ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? मेमोग्राम करेंगे, क्योंकि एज इज 40, 30 ईयर से ज्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट है 32-year-old complain of left breast mass with bloody discharge and examination, the left breast and axilla is normal, what will you do? 32 ईयर है, ठीक है, 32 यानी 30 की बात है, तो हम क्या करेंगे? बायलेटरल मेमोग्राफी करेंगे। ब्लडी डिस्चार्ज आ रही है, ब्लडी डिस्चार्ज लेफ्ट ब्रेस्ट से आ रही है, लेकिन हमने मेलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए दोनों ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग करनी होगी। 37-year-old female with family history of breast cancer complain of breast mass. She was concerned of breast cancer by examination of their eggs of there was a breast mass with skin chittering. Which of the following is the most important next step? Bilateral mammogram। ये फिर वही क्वेश्चन है। नीचे है 35-year-old प्रेग्नेंट, ये विथ बायलेटरल। देखिए यहाँ पे अब एज मोर देन 30 है और साथ क्या है? प्रेग्नेंट है। आंसर इज अल्ट्रासाउंड। अगर प्रेग्नेंट ना होती तो हम मेमोग्राफी करते। प्रेग्नेंट पेशेंट विथ ब्रेस्ट मार्शन बायलेटरल ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड। ब्रेस्ट मास बिहाइंड निपल्स नेक्स्ट, ठीक है। हाइपो इको आ जाए ना, हाइपो इको हमेशा मेलिग्नेंट आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? 37 ईयर ओल्ड फीमेल, ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये। 37-year-old female with family history of breast cancer complain of breast mass. She was concerned of breast cancer by simulation. There was a breast mass with skin tethering. ये तो फिर वही क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे? बायोलेटरल मेमोग्राम, क्योंकि एज इज 37। फीमेल पेशेंट गोइंग फॉर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बट शी वांट्स फीमेल एक्सक्यूज डॉक्टर। मी, जी जी। डॉक्टर कामरान, ये जो डक्टेक्टेसिया वाला है ना, इसमें इन्वेस्टिगेशन बता दें, यहाँ से आवाज नहीं आ रही थी। यहाँ से आवाज नहीं आ रही। अच्छा, वही बस वही चीज है इसमें, उसके बाद तो कोई खास हमने कुछ नहीं पढ़ी। डक्टेक्टिया का तो पढ़ा, और डक्टेक्टिया के नीचे वही क्वेश्चन है जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि एज 37 है, तो हम क्या करेंगे? ब्रेस्ट कैंसर में पॉजिटिव हो तो हम मेमोग्राम करेंगे, बायोलेटरल मेमोग्राम करेंगे, ठीक है? नहीं अगर नहीं, मैं डक्टेक्टेसिया में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी करेंगे? बायोप्सी करेंगे या इमेजिंग करेंगे? ये वाला थोड़ा बता दें। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अगर एक फीमेल आती है, फीमेल को तो पता नहीं चलती ना कि आप ब्रेस्ट में डक्टिक कीजिए है या किया है या कौन सी कंडीशन है। वो आपको आपके साथ प्रेजेंट होगी मास के साथ। अगर उसकी एज लेस देन 30 हो तो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, अगर एज मोर देन 30 हो तो हम मेमोग्राफी करेंगे, ठीक है? अगर प्रेग्नेंट हो, एज मोर देन 30 हो, हम फिर भी अल्ट्रासाउंड करेंगे। और अल्ट्रासाउंड पे अगर आपको हाइपो इको इको वो आ गई तो फिर उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम फिर कोर बायोप्सी करेंगे। हाइपो इको लेजन आ गई आपको, तो हम उसमें क्या करेंगे? बायोप्सी करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? फीमेल पेशेंट गोइंग फॉर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बट शी वांट्स फीमेल डॉक्टर टू एग्जामिन हर, व्हाट यू डू? रिस्पेक्ट हर। ब्रेस्ट पेन प्री मेंसेस। हाँ, यानी पेशेंट है, एक फीमेल पेशेंट है, वो एक फीमेल डॉक्टर से चेकअप कराना चाहती है, उससे एग्जामिनेशन कराना चाहती है, तो हम उस पेशेंट की रिस्पेक्ट करेंगे, उसको फीमेल डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे। ब्रेस्ट पेन प्री मेंसेस बाय 3 डे, नो, क्या लगा है नेक्स्ट? यानी ब्रेस्ट पेन हो रही है मेंसेस के साथ, तो वो क्या है? फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस है, जस्ट रीअश्योर करेंगे, ठीक है? स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कम विद आइडेंटिफाइड ब्रेस्ट मास, व्हाट नेक्स्ट? तो हम क्या करेंगे? मेमोग्राम। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, अगर जस्ट फैमिली हिस्ट्री के साथ आती है तो उसमें हम बार का स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है? उसको कोई मास फील नहीं हो रही, उसको कोई कंप्लेन नहीं है ब्रेस्ट की, तो हम, वो जस्ट खुद एवेल्युएशन करना चाहती है, जस्ट उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो हम बार का स्क्रीनिंग करेंगे, BARC1 जो होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल इज जेनेटिक्स नॉट एज, क्योंकि BRC1 और BRCA टू जीन जिन फीमेल्स में होती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर की चांसेस ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो जेनेटिक्स है, फिर उसके बाद एज है। Young woman has painful breast lump with redness and tenderness. Vitals are given and show temperature 38.9. ठीक है, ये क्या है? इन्फेक्शन है या एब्सेस है, ठीक है? यहाँ पे केसेस कंप्लीटली नहीं लिए, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि पेनफुल है और रेडनेस टेंडरनेस है, ठीक है? टेम्परेचर हाई है, तो ये क्या है? एब्सिस है, इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे। 50-year-old lady presents with bloody nipple discharge and it was found to be invasive intraductal papilloma. The most appropriate management is wide local excision, ठीक है? Patient with bloody stained nipple discharge, you are suspecting intraductal papilloma, what's next? एक्सरेजन करेंगे, ठीक है? कोर नीडल बायोप्सी, अगर आपसे पूछे कि नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पहले हम कोर नीडल बायोप्सी करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरेजन करेंगे, ठीक है? Color of discharge in intraductal papilloma is red.
और डक्टिक टीजिया में किस तरह होती है, ग्रीन होती है। ब्रेस्ट बायोप्सी शोज इंट्राडक्टल पिपिलोमा, व्हाट विल यू डू? हम क्या करेंगे, सर्जिकल एक्सिजन करेंगे, यानी वाइड लोकल एक्सिजन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर वही है, ब्रेस्ट बायोप्सी शोज इंट्राडक्टल पिपिलोमा, व्हाट विल यू डू? ब्रेस्ट प्रिजर्विंग सर्जरी, यानी जहाँ जो जो चीजें इन्वॉल्व हुई है तो उसी चीजें को भी हम रिसेक्ट करेंगे। ये नीचे इस टेबल में यही बता रहे हैं कि अगर एज लेस देन 30 हो तो अल्ट्रासाउंड, अगर मोर देन 30 हो तो मेमोग्राम करेंगे। अच्छा ये देखिए, अगर क्लिनिकली सस्पिशियस ब्रेस्ट मास मिल रही है तो एफएनए करेंगे, फाइन नीडल एस्पिरेशन। अगर ब्रेस्ट मास मिल रही हो आपको मेमोग्राम पे तो फिर हम क्या कहें, कोर नीडल बायोप्सी करेंगे। अगर सिस्टिक एस्पिरेशन क्लियर फ्लूइड मिल रही है तो क्या करेंगे, तो रीअश्योर करेंगे। अगर एस्पिरेशन में सिस्ट के साथ रेजिडुअल मास या ब्लडी डिस्चार्ज मिल रही हो तो क्या करेंगे, कोर नीडल बायोप्सी करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया, वाइड लोकल एक्सजन करेंगे। 32-year-old, I think female concerned about breast cancer because her mother have it. मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फीमेल है, यहाँ पे वही बता रहे हैं कि एक फीमेल है, उसकी मदर को ब्रेस्ट मिलिग्नेंसी थी, तो अब वो अपनी स्क्रीनिंग करना चाहती है, तो हम क्या करेंगे, बार का स्क्रीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट 15/15 इन द ब्रेस्ट गेटिंग लार्जर, फिलर ट्यूमर फिर आ गया, क्योंकि तो मास बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और बहुत ही लार्ज मास है, तो हमारे साथ फिलर ट्यूमर है और सिंपल मास्टेक्टोमी करेंगे, ठीक है। फिलर ट्यूमर का ऑलरेडी मैंने बताया, अगर बिनाइन हो वाइड लोकल एक्सिजन या मास्टेक्टोमी मिलेग्नेंट हो तो उसमें हम मास्टेक्टोमी करेंगे। ये जो ऊपर क्वेश्चन है कि यहाँ पे वाइड लोकल एक्सिजन भी नहीं दिया और ये भी नहीं बताया कि ये मिलेग्नेंट है या बिनाइन है, इनकम्प्लीट है, तो बिनाइन में हम वाइड लोकल एक्सिजन करेंगे और मैलिग्नेंट में हम सिंपल मास्टेक्टोमी करेंगे। फिर वही क्वेश्चन किया जाए, तो सारी ऊपर क्वेश्चन फिलोइड के बारे में, अगर बिनाइन हो वाइड लोकल एक्सिजन, अगर मैलिग्नेंट हो मास्टेक्टोमी करेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए, पेशेंट विद मैलिग्नेंट फिलोइड ट्यूमर व्हाट इज नेक्स्ट? अगर मैलिग्नेंट होना, कहीं भी मैलिग्नेंसी हो, आपसे क्वेश्चन में पूछी कि व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सीटी एमआरआई करेंगे टू सी द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, ठीक है, क्योंकि मेटास्टेसिस होती है ना मैलिग्नेंसी में, हम देखेंगे कहीं मेटास्टेसिस हुई या नहीं, तो इसलिए हम सीटी एमआरआई करेंगे। यहाँ पे मेलिग्नेंट फिलोइड ट्यूमर है तो ऑप्शन क्या, हम आंसर क्या है, कंट्रास्ट सीटी अपचेस टू चेक फॉर मेटास्टेसिस। Women with 11/12 breast mass examination showed no palpable lymph node, core biopsy was taken and showed malignant pyeloid tumor, ठीक है। What's the next? Next क्या है, PET scan। यहाँ पे ये जो दूसरा ऑप्शन है इसलिए इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सीटी विदाउट कंट्रास्ट है, तो हम ट्यूमर की एक्सटेंट को देखने के लिए सीटी विद कंट्रास्ट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे पेट स्कैन को इन्होंने सेलेक्ट किया है। पेनक्रेटाइटिस क्या आते हैं, पेनक्रेटाइटिस तो सबको पता होगा कि जब भी गैस्ट्रिक पेन हो रही हो और वो पीछे कमर की तरफ जा रही हो, तो दैट्स पेनक्रेटाइटिस अनटिल प्रूवन अदरवाइज, ठीक है। गैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू बैक इज पेनक्रेटाइटिस अनटिल प्रूवन अदरवाइज, ठीक है। और पेनक्रेटाइटिस की जो पेन होती है वो वर्स होगी आफ्टर मील, ठीक है। ये देखिए आफ्टर मील क्यों वर्स होगी, क्योंकि जब आप ऑयली या फैटी खुराक खाएंगे तो डाइजेशन के लिए पेनक्रियास एंजाइम्स रिलीज करेंगे, ठीक है। अगर वहां पे
इन्फ्लेमेशन हुई है, नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही। अच्छा पेंक्रेटाइटिस में आपको एमाइलेज लाइपेज रेज मिलेगी। तो अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी स्पेसिफिक एंजाइम है। लाइपेज, लाइपेज में पी है, पेंक्रेटाइटिस में भी पी है, पी स्पेसिफिक में भी पी है। लाइपेज इन पेंक्रेटाइटिस ए स्पेसिफिक, ठीक है। मोर स्पेसिफिक कौन सी है? लाइपेज। और देन उसके बाद क्या है? माइलेज। माइलेज मोर सेंसिटिव है, ठीक है। और अगर सीवियरिटी को देखनी है तो हम उसमें क्या करेंगे? HCT, हाई रिजोल्यूशन CT करेंगे। और अगर इनिशियल का पूछी, इनिशियल में हम क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। और मैनेजमेंट डॉक्टर में साहब, जस्ट अ सेकंड, डॉक्टर साहब एक्सक्यूज मी। आपने एक क्वेश्चन अभी पेट वाला, पेट स्कैन वाला बताया है, वुमेन विद 11/2 ब्रेस्ट mass examination showed to the no palpable lymph node, core biopsy was taken and showed malignant phylloid tumor। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप तो सीटी होना चाहिए, नहीं पेट स्कैन? वाई? तो मैंने यही तो बताया ना कि यहाँ पे जो CT दिया है, तो आंसर में CT विदाउट कंट्रास्ट दिया है। ओके, नेक्स्ट, ऑल राइट, अगर ओके, आई गॉट अगर योर पॉइंट। कंट्रास्ट देते हैं, CT विद कंट्रास्ट, तो फिर हम CT को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, एग्जैक्टली, ट्रू, ठीक थैंक है। यू सो मच। अच्छा, मैनेजमेंट क्या करेंगे पेंक्रेटाइटिस में? IV फ्लूइड प्लस एनाल्जेसिया, ठीक है। असल में पेंक्रेटाइटिस में होती क्या है कि जो पेंक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं वो अंदर पेंक्रियास के अंदर रिलीज होते हैं, और वहां पे वो एक्शन लेता है। एज अ रिजल्ट आपको पेंक्रेटाइटिस मिलती है, ठीक है। तो इट्स नॉट एक्चुअली एन इन्फेक्शन कि जिसमें हम एंटीबायोटिक यूज करें। दैट्स व्हाई इट्स मैनेजमेंट इज IV फ्लूइड प्लस एनाल्जेसिया। हाँ, अगर क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस हो और उसमें इन्फेक्शन हो तो उसमें हम फिर एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड है। अगर डायग्नोस्टिक या हाँ सीवियरिटी को हम देखना चाहें तो उसके लिए हम हाई रिजोल्यूशन CT करेंगे। Pancreatitis की is borderline to high amylase, known case of gallstone, what will you do? वैसे पेंक्रेटाइटिस की काजेज मालूम है किसी को? कोई बता सकते हैं व्हाट आर द काजेज ऑफ पेंक्रेटाइटिस?
हाँ, इसमें वो निमोनिक है ना, गेट स्मैश्ड। हाँ हाँ, बता दे, गेट स्मेश का बता दे, क्या बनती है गेट स्मेश? गेट से गॉल स्टोन्स, ई से हाँ। एथेनॉल, यस। और टी से ट्रोमा, हाँ। एस स्टीरॉइड, हाँ। हिस्ट्री हो पहले से, एम से मम्प्स, बिल्कुल। ए से कोई ऑटोइम्यून डिजीज, जी। और एस से स्कॉर्पियोन बाइट, हाँ। और क्या है एच, एच। एच से हाइपरग्लाइसी कैल्सीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, बिल्कुल। हाइपोथर्मिया, और बिल्कुल। ई से ईआरसीपी, और डी बिल्कुल। से ड्रग्स बिल्कुल। टॉक्सिसिटी। सबने सुना कि गेट स्मेश से क्या बनती है? गेट स्मेश में जो भी चीजें आती है वो है काजिज पेंक्रेटाइटिस की, लेकिन मोस्ट कॉमन काज क्या है? गॉल स्टोन। सेकेंड मोस्ट कॉमन काज क्या है? इथेनॉल यानी अल्कोहल। ठीक है, गेट स्मेश को याद रखिए, दीज आर द काज ऑफ पेंक्रेटाइटिस। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? सिनारियो ऑफ abdominal पेन पोस्ट मील विद द हिस्ट्री ऑफ पेंक्रेटाइटिस मंथ अगो, फ्लूइड कलेक्शन फाउंड, व्हाट इज इट? देखिए, पेंक्रेटाइटिस के बाद आपको अगर अराउंड पेंक्रियास कोई फ्लूइड मिले, उसको हम बोलते हैं स्यूडोसिस्ट। ठीक है, और ये स्यूडोसिस्ट या फ्लूइड अराउंड पेंक्रियास कब मिल सकते हैं? आफ्टर 4 वीक्स या आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, अब ये इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अगर स्यूडोसिस्ट हो तो उसकी हम साइज देखते हैं। अगर लेस देन 6 सेंटीमीटर हो और एसिम्टोमेटिक हो तो हम जस्ट ऑब्जर्व करेंगे। अगर मोर देन 6 सेंटीमीटर हो और इन्फेक्टेड ना हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ईआरसीपी। ठीक है, अगर मोर देन 6 सेंटीमीटर हो, यहाँ पे कहीं लिखा है, शायद आगे आ जाए तो चलो। अगर मोर देन 6 सेंटीमीटर हो और इन्फेक्टेड हो, फिर हम क्या करेंगे? परक्यूटेनियस ड्रेनेज। सिस्ट के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि अगर लेस देन 6 सेंटीमीटर हो और एसिम्टोमेटिक हो, वी विल जस्ट फॉलो आप पेशेंट और ऑब्जर्व में रहेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर मोर देन 6 सेंटीमीटर हो और नॉन इन्फेक्टेड हो, ईआरसीपी करेंगे। अगर मोर देन 6 सेंटीमीटर हो प्लस इन्फेक्टेड हो, हम क्या करेंगे? ड्रेनेज करेंगे, परक्यूटेनियस ड्रेनेज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन है कि पेंक्रेटाइटिस से 5 वीक्स अगो, now she has epigastric tenderness and cannot tolerate food with vomiting each time. By ultrasound, we found a large, about 12 by 10 mass with thick wall and fluid inside. तो ये क्या है हमारे साथ? सूडोसिस्ट है। अब यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की जो लेवल है वो 15,000 की है। अब अगर यहाँ आपसे पूछते हैं कि हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट फिर हम क्या करते हैं? परक्यूटेनियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्टेड है, ये जो सूडोसिस्ट बनी हुई है ये इन्फेक्टेड है, तो हम परक्यूटेनियस ड्रेनेज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? A case of chronic pancreatitis, what will you find? Hyperglycemia, hypocalcemia, and हाइपर या ट्राइग्लिसरॉल। आपको टीजी ज्यादा मिलेगी। कोई बता सकते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया में और हाइपोकैल्सीमिया और ये तीनों चीजें क्यों मिल रही है क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस में? हाँ, देखिए, पेंक्रेटाइटिस में क्या होती है? हाइपरग्लाइसीमिया क्यों मिल रही है? इंसुलिन कहाँ से रिलीज होती है? पेनक्रियास से। अगर पेंक्रेटाइटिस है तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगी, इंसुलिन की कमी आएगी। जब इंसुलिन की कमी आएगी आपके साथ,
पेंक्रेटाइटिस है, पेंक्रेटाइटिस में इंसुलिन की कमी होगी। जब इंसुलिन कम होगी तो बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज की लेवल ज्यादा होगी तो हाइपर ग्लाइसीमिया मिलेगी। हाइपोकिलसीमिया क्यों मिलेगी? हाइपोकिलसीमिया इसलिए मिलेगी कि जब पेंक्रियाटिक एंजाइम फैटी एसिड्स को फैट टिश्यू को ब्रेक डाउन करने में मसरूफ होगी और फैटी एसिड बन जाएगी। जब फैटी एसिड बन जाएगी तो जो फ्री कैल्शियम होती है वो फ्री फैटी एसिड के साथ अटैच होगी, बाइंड होगी। जब उसके साथ बाउंड होगी तो आपको सीरम कैल्शियम लो मिलेगी। और टीजी टीजी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो पेंक्रियाटिक एंजाइम है क्या करती है, ये लाइपोलाइसिस करती है, फैटी टिश्यूज को फैटी एसिड बनाती है। ठीक है, जो जिसको हम फैटी एसिड बोलते हैं, टीजी ट्राइग्लाइसराइड, वो आपको इससे इंक्रीज मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, 40 ईयर ओल्ड वोमेन विथ नो पेन बट यू नोटिस जॉन्डिस, इसको बोलते हैं पेनलेस जॉन्डिस। पेनलेस जॉन्डिस आपको मिलता है इन कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास, और इसको क्रोजियर साइन बोलते हैं। यहाँ देखिए क्रोजियर, क्रोवेजर साइन। ठीक है, ये किस चीज को बोलते हैं, पेनलेस जॉन्डिस को। अगर इनलार्ज गॉल ब्लैडर हो और पेनलेस जॉन्डिस हो तो ये क्या है, कार्सिनोमा इन हेड ऑफ पेनक्रियास। अगर बेलियरी ट्री को आप देखें ना, जो पेनक्रियास है ये कहाँ पे पड़ी हुई है, ये ऊपर पड़ी हुई है गॉल ब्लैडर की। अगर हेड ऑफ पेनक्रियास में मेलिग्नेंसी होती है, ठीक है, और वो कंप्रेस करती है गॉल ब्लैडर को, ठीक है, वहां से क्या आती है, बाइल वगैरह वहां से आती है, सीबीडी को अगर कंप्रेस करती है तो आपके साथ ये मिलेगी, जॉन्डिस मिलेगी। लेकिन कौन सी जॉन्डिस होगी, पेनलेस जॉन्डिस होगी। और दूसरी क्या है, एक है मिरीजी सिंड्रोम। मिरीजी सिंड्रोम में क्या होता है, मिरीजी सिंड्रोम में गाल स्टोन होती है गाल ब्लैडर के अंदर। जब गाल स्टोन हो और गाल स्टोन इतनी बड़ी हो जाए कि वो कॉमन बाइल डक्ट को कंप्रेस करे, ठीक है, गाल स्टोन कॉमन बाइल डक्ट को कंप्रेस करे और आपके साथ जॉन्डिस हो और वो होगी पेनफुल, तो वो है मिरीजी सिंड्रोम। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, पेशेंट विद पल्सटाइल एपिगास्ट्रिक मास एंड आस्क अबाउट इन्वेस्टिगेशन। पेशेंट विद पल्सटाइल एपिगास्ट्रिक मास एंड आस्क अबाउट इन्वेस्टिगेशन, ये क्या है, हम सीरम एमाइलेज चेक करेंगे। असल में एपिगेस्ट्रिम में आपको अगर पल्सटाइल मास मिलेगी ना, वो होगी एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म। और एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म में हम सीरम एमाइलेज क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि दीज टू कंडीशन जो कि बोथ एपिगेस्ट्रियम पेन के साथ प्रेजेंट होगी, तो ऑलमोस्ट सेम क्लिनिकल फीचर्स होगी। तो हमने एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म को रूल आउट, सॉरी एक्यूट पेनकाटाइटिस या क्रोनिक पेनकाटाइटिस को रूल आउट करने के लिए सीरम इमाइलेज करेंगे। अगर सीरम इमाइलेज रेज हो तो उसका इसका मतलब क्या है कि these are the features of pancreatitis। तो इसलिए हमने रूल आउट करने के लिए एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म या पल्सटाइल मास अगर आपको थिकनेस रीजन में मिल रही है तो हम सीरम इमाइलेज करेंगे। Patient with gastric pain, physical examination showed diffuse guarding and sluggish bowel sound. Amylase was high. What is the next step? देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, डिफ्यूज गार्डिंग, ठीक है, और स्लगिश बाउल साउंड, दीज आर द फीचर्स ऑफ परफोरेशन। ठीक है, जब परफोरेशन हो जाए आपको डिफ्यूज एब्डोमिनल गार्डिंग मिलेगी। ठीक है, डिफरेंट जगहों पे एब्डोमिन के डिफरेंट एरिया पे आपको गार्डिंग मिलेगी, और जो बाउल साउंड होगी वो स्लगिश होगी। ठीक है, क्योंकि वहां परफोरेशन हुई है। तो ऐसी कंडीशन में हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, और ये तो सबको पता होगा कि चेस्ट एक्सरे करने के बाद आपको क्या मिलेगी, एयर अंडर डायफ्राम।
आवाज नहीं आ रही डॉक्टर कामरा। इतना अच्छा टॉपिक है लेकिन आज आवाज का मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही। ये आ रही है आवाज? जी डॉक्टर साहब अब आ रही है, दरमियान में आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं और आवाज गायब हो जाती है। असल में मैंने एक बंदे से कनेक्ट किया है, वो बाहर जाता है तो मैंने उसको बताया कि बाहर ना जाए। जब वो बाहर निकल जाता है तो वो अपने साथ मोबाइल लेके जाता है, इसलिए सर्विस हो जाती है। उस बंदे का मोबाइल लेके रख लें, उससे बंदे से कनेक्ट नहीं किया आपने, मोबाइल से किया, उससे लेके रख लें। अच्छा, नेक्स्ट ये है सिस्टिक फाइब्रोसिस का। मैंने बताया था कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होती है, जो म्यूकस होती है, जो फ्लूइड एक्सक्यूज मी, होती है। जी जी। डॉक्टर कामरान ये वाला बता दें, ये जिसमें इरेक्ट चेस्ट एक्सरे किया है हमने, ये पेंक्रियाटाइटिस में भी तो हमें एयर अंडर डायफ्राम मिल सकती है ना ऐसे? और उसमें परफोरेशन आपने बोला ना उसमें भी, तो इनमें कैसे फिर हम डिफरेंस करेंगे कि इसका डायग्नोसिस पेंक्रियाटाइटिस है या कि परफोरेशन है? देखिए, पेंक्रियाटाइटिस कैन लीड टू परफोरेशन। ठीक है। हेलो। जी। हाँ जी, हाँ जी। आपने देखिए, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं ना। केस इन्होंने दिया है पेंक्रियाटाइटिस का, और साथ इन्होंने परफोरेशन की फीचर्स भी दिए। डिफ्यूज गार्डिंग, स्लगिश बाउल साउंड, ये आपको परफोरेशन में मिल सकती है। और परफोरेशन को हम कैसे डायग्नोज करेंगे? एक्सरे करेंगे एरेक्ट चेस्ट से। जब हम चेस्ट एक्सरे करेंगे आपको एयर अंडर डायफ्राम मिलेगी। अब समझ आ गई? हाँ जी ठीक है, मतलब ऐसे तो नहीं ना होगा कि एक सिनेरियो में आंसर में पेंक्रियाटाइटिस भी हो और परफोरेशन भी हो? नहीं, अगर देखिए, अगर आपको परफोरेशन की साइन सिम्टम्स या फीचर्स दे रहे हैं, तो आपने उसी ओसी के लिए आपने इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। क्योंकि परफोरेशन इज मोर डेंजरस देन जस्ट एक्यूट और क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस, क्योंकि उसमें हमने इमरजेंट बेसिस पे सर्जरी करनी होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस में मैंने आपको बताया था कि थिक फ्लूइड्स होंगे, यानी सोडियम क्लोराइड चैनल जो होती है वहाँ पे नॉर्मेलिटी होती है। तो क्लोराइड चैनल जब वहाँ पे नॉर्मेलिटी हो तो आपकी आपके पास जो फ्लूइड होगी, जो लंग्स में और पेनक्रियास में और मेल की स्पर्म मोटिलिटी में आपको मसला होगी। तो जब लंग्स में जो फ्लूइड होगी वो एक्यूमुलेट होगी, वो बाहर इजीली नहीं जा सकती, क्योंकि वो जो फ्लूइड होगी वो बहुत थिक होगी। तो इस रिजल्ट आपको रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन मिल सकती है। अगर पेनक्रियास में जो कि पेंक्रियाटिक जूसेस वगैरह होती है वो भी बाहर नहीं जा सकेगी, इस रिजल्ट आपको पेनक्रियाटाइटिस मिल सकती है। इसी तरह मेल में इनफर्टिलिटी मिल सकती है, क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी पॉसिबल नहीं होगी। तो ये तीनों आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस में मिल सकती है। तो यहाँ पे इसलिए आपसे पूछा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है और साथ जीआई सिम्टम है। जीआई सिम्टम्स क्यों है? क्योंकि पेंक्रियाटिक एंजाइम बाहर जीआई में नहीं जा रही। ठीक है। तो आपको जीआई सिम्टम्स मिलेगी। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस। ब्रेक लेते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो कंटिन्यू करते हैं, अगर नहीं तो फिर कल क्लास करेंगे। हाँ। चलिए ठीक है, कल ले लेते हैं क्लास बाकी। कल ले लें, चलो ठीक है, आज तक ये काफ़ी है। बस ये आज रिवाइज करें कि पेंक्रियाटिक सिस्ट किया है और उसमें हमने क्या कौन सी ट्रीटमेंट करनी है। और ब्रेस्ट कैंसर को देख लें, थायराइड स्कोर को देख लें, जो ट्यूमर को देख लें, और इन्हीं चीज़ों को रिपीट करें, रिवाइज करें। इंशाल्लाह फिर कल से कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।
जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। Yeah.